जय हिंद साथियों, आपको अपना चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। और मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का अगले टॉपिक के साथ आया हूँ, है ना। तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, बिना विलम्ब किए हुए मैं वीडियो में चलता हूँ। उससे पहले बता दूँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों तो हमारे इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। और मैं टॉपिक टू टॉपिक बल्कि छोटा सा रहता है। और अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो कम समय में ही ज़्यादा जानकारी होगी। तो चलते हैं, बिना विलम्ब किए हुए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ आपके, वो है भारत की प्रस्तावना यानी उद्देशिका। वही प्रस्तावना दोस्तों, इस प्रस्तावना को कोई परिचय पत्र कहा तो कोई आत्मा कहा, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि इस प्रस्तावना को किसने परिचय पत्र कहा, किसने आत्मा कहा, और किन्होंने क्या इसे संविधान का अभिन्न अंग माना गया, नहीं माना गया, संविधान हमारे जो हैं वो क्या कहें। ये सारे चीज़ों को हम इस पे डिस्कस करेंगे। इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, बिना विलम्ब किए हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा पहले देश होनी चाहिए और देश का जो ध्वज है हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। इसीलिए हमारे देश के राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। हमने बताया दोस्तों कि आज का जो टॉपिक हमारा है प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना उद्देशिका को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इनसे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। कोई वर्ड जो है इसमें से कलर है ना, डार्क किया हुआ है, उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए, कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा संविधान था दोस्तों, है ना। और इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें कुछ शब्द जोड़े गए बाद में, है ना। जैसे समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था, है ना। इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई दोस्तों। देखिए, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना। न्याय में 3 तरह की बातें की गई हैं। और स्वतंत्रता की तो बात कही गई है और समता का भी बात कही गई है। और इसमें राष्ट्रीय एकता का भी जिक्र है दोस्तों, है ना। राष्ट्रीय एकता का जिक्र है, बंधुता का जिक्र है। तो ये सारे जो पॉइंट है इसमें बाद में जोड़े गए। जैसे मैंने बताया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ही है ना। तो ये सारा चीज़ जो है हमें बाद में जोड़ी गई। तो चलिए आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर बात करें। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य यानी प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो हमारे संविधान सभा में उद्देश्य जो है प्रस्ताव 23 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया गया था।
अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना, है ना। तो इसका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, हाँ उससे पहले दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने ऐड कर दिया है। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। कहने का अर्थ है कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है भारत को सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये केशवानंद भारती बात 1973 में कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। चलिए अगले बात करें इसमें से, इससे जुड़ी बातें यह है दोस्त, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, है ना। कथा संविधान से संबंधित विचार, कथा उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। मैंने पहले भी बताया था दोस्त, किसी ने इसे आत्मा कहा, तो किसी ने परिचय पत्र कहा, किसी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा। तो बड़े अनेक लोग थे जो तरह तरह के नाम से इन्हें संबोधन किया। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा। तो ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान को परिचय पत्र कहा, है ना। फिर से सुन लीजिए, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री बताया। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि संविधान की आत्मा है ये, है ना। तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। कहा कि संविधान जो हमारी प्रस्तावना है संविधान का परिचय पत्र है। के.एम. मुंशी ने कहा राजनीतिक जन्मपत्री है, और ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। तो इस तरीके से अनेक तरीके से अनेक संबोधन किया। वहीं अनुच्छेद 32 में, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है ना। जो हमारी प्रस्तावना है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा ये हृदय एवं आत्मा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। कहता है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशागत शासन नहीं है, यहाँ पर किसी का वंशागत शासन नहीं चल सकती। जैसे उत्तर कोरिया में चलता है, किम जोन का वंशागत है ना। तो भारत में इस तरह की शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। कहता है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सी भाव क्या है? कुछ मिस्टेक है दोस्तों, है ना, तो समझ लीजिए। कहता है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष
का जो भाव है, हमारा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों, और इसका मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में किसी धर्म की प्राथमिकता नहीं है दोस्तों, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, है ना। तो किसी को किसी धर्म में जाने और रोकने की कोई प्रावधान नहीं है। जो जिसको जो मन है, जो इच्छा है, जिस धर्म को अपना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगले क्वेश्चन में बात करें, कहता है उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है दोस्तों? तो 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। हम आपको पहले ही बताए थे दोस्तों कि उसमें जो पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा, हम इस पे जिक्र भी किए थे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना, ये सारे तीनों न्याय हैं। और इसका तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से। किससे दोस्तों? रूसी क्रांति से, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें। कहता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। हमने ये भी कहा था दोस्तों कि कब ऐसा हुआ जब इसको अभिन्न अंग माना गया, यानी प्रस्तावना को। तो AR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस समय इसको क्या माना गया था कि ये जो है भारत का संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि इससे जुड़ने से हमें फ़ायदा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी आपका मैंने जो जिस तरह से आप सीख रहे हैं उस तरह से आपका दोस्त भी सीखे, है ना। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए, और हम आपके लक्ष्य तक छोटे छोटे सेशन में, छोटे छोटे टाइम में अच्छी जानकारी मैं ला कर दूंगा, और आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, है ना। अगर आपके पास कम भी समय रहेगा तो आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन में कहता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है ना, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिक का है, सार्वभौमिकता का है ना। अगले बात करें क्वेश्चन में दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यहाँ पर दोस्त लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि जो संविधान जो मैंने पढ़ के प्रस्तावना जो मैंने पढ़ के सुनाया था, उसमें सबसे पहला लाइन जो है हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है, इसीलिए लौकिक सार्वभौमिकता है। पूरी तथ्य को भी देख लें दोस्तों, कहता है लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। कहता है जो हमारी प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें माने लोक कल्याण शब्द नहीं है। इसके अलावा कहता है बल्कि यह राजनीति निर्देशक तत्व का भाग है ना। लोक कल्याण जो है दोस्तों वो बल्कि उद्देशिका में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें। कहता है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना। तो किसमें? तो 42वें संशोधन में दोस्तों। किसके द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा जो है इसमें थोड़ी बदलाव नहीं बल्कि सुधार कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, और इसे मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि 42वां संविधान मैंने संशोधन हुआ था, उसको मिनी संविधान भी कहते हैं। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करें।
इससे थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपने जो वीडियो देखा आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला। तो चलते हैं साथियों अगले। ये तो आपकी मर्जी है, वैसे कर दें लाइक तो अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा, है ना। चलिए, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देशिका की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। तो उनका विस्तार मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है दोस्तों। तो चलते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन में दोस्तों। कहता है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है दोस्तों संप्रभुता है। अगले क्वेश्चन कहता है 13 नंबर है, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किन संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। हमने इसमें भी बात किया था दोस्तों कि समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। तो ये सम्मिलित किया गया है, यानी जोड़ा गया, शामिल कर लिया गया। तो ये 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। हमने इसके बारे में बताया कि 42वें संविधान है जो दोस्तों ये है मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में बात करें, कहता है उद्देशिका जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं को राजनीतिक जन्मपत्र किसने कहा, किसने प्रदान की थी। तो बताए थे के.एम. मुंशी जो थे इसको क्या कहे थे, जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्म पत्री है ना। अगले में बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, ठीक, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह किस बात व्यक्त किया था। तो कहता है कि बेरूबरी संध मामले में 1960 में कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इसे व्यक्त किया था कब, बेरूबरी संध मामले में वर्ष 1960 में। अगले बात करें दोस्तों, संविधान से ये जुड़ी कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं। कहता है संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है ना। इनका कहना है कि संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। नेक्स्ट में बात करें दोस्तों, तो उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जुड़ने के लिए दोस्तों। तो अगले हम बात करें, कहता है दोस्तों कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा का है। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, कहता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति समझ रहे होंगे, एम हिदायतुल्लाह के उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा कहा था, है ना दोस्तों। तो चलिए, हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी एंडिंग दोस्तों।